हे दिस इज़ लीगल सलोनी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये चैप्टर 4 में है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का इसके पहले भी 7 और वीडियोस पोस्ट किया जा चुका है यूट्यूब पे और हम लोग बहुत अच्छे से समझते आए हैं इसके पहले का सारा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो सेक्शन 31 दैट इज़ ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर। ड्यूटी ऑफ सेलर यानी कि क्या होगा, तो सामान को बेचना उसका ड्यूटी होगा, डिलीवरी करना, जो भी सामान आप खरीद लिए हैं, बायर खरीद लिया है वो आप उसको डिलीवरी कीजिए। और बायर का क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करना और उसके लिए पे करना, क्योंकि बायर को पे करना होगा क्योंकि वो अब सामान को खरीद चुका है, तो पे करना भी उसका ड्यूटी है। और अगर जो सामान आया है तो उसको एक्सेप्ट करना भी उसकी ड्यूटी है। वो चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उसकी ड्यूटी में आती हैं। देन नेक्स्ट इज़ द सेकेंड Section 32 which states payment and delivery are concurrent conditions। मतलब पेमेंट और डिलीवरी एक दूसरे के अपोजिट में चलता है साथ में। कहता है कि सेलर्स शैल बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन। सामान देने के लिए जो भी आप बेच रहे हैं और पोजेशन देने के लिए आप तैयार रहिए, और वहीं बायर जो है वो एक्सचेंज में प्राइस देने के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए तैयार रहेगा। तो बायर शैल बी रेडी टू पे द प्राइस इन एक्सचेंज ऑफ पोजेशन। पोजेशन के बदले प्राइस देने के लिए रेडी रहेगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 33 डिलीवरी। एनीथिंग पार्टीज अग्रीड शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी। या फिर पोजेशन दे देना ही क्या हो जाएगा, डिलीवरी होगा। किसी सामान का पोजेशन देना ही डिलीवरी है। ये हम लोग सेक्शन 2 में भी पढ़े थे डेफिनेशन क्लॉजेस में। डिलीवरी जो है वो पार्टी अगर अग्री भी कर जाता है कि हम ऐसे डिलीवरी करेंगे या ये कर दोगे तो मान लेंगे कि तुम डिलीवरी कर दिए हो, तो ये उनके अग्रीमेंट पे भी वैरी करता है। नाउ द सेक्शन 34 डील्स विद इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। पार्ट मीन्स आधा। तो जब आधा डिलीवरी होगा तो यही माना जाएगा कि पूरा डिलीवरी हो गया है, लेकिन पूरा डिलीवरी हो जाएगा, पूरा डिलीवरी हो रहा है। कब माना जाएगा, जब उसका वैसा इंटेंशन होगा। लेकिन अगर उसका इंटेंशन ऐसा हो गया कि नहीं ये डिलीवरी तो हम पूरा नहीं करेंगे, तो ये बात फिर अब तो गड़बड़ हो गई। तो इसीलिए ये पूरा डिलीवरी नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका इंटेंशन ही वैसा नहीं है। सो डिलीवरी ऑफ पार्ट गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स हैज़ सेम इफेक्ट एज अ डिलीवरी ऑफ होल। आधा सामान अगर दे दिए हैं और ऐसा है कि हम आधा पूरा सामान देने के प्रोग्रेस में है, आगे हम देने वाले हैं, मेरा ऐसा फीलिंग है, तो वो नॉर्मल है, वो इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप पूरा सामान दे दिए हैं। लेकिन अगर आप पूरा सामान नहीं दिए हैं, पार्ट ही चीज़ दिए, लेकिन आपका इंटेंशन जो है वो गलत है, आप पूरा सामान नहीं देना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे डिलीवरी को नहीं माना जाएगा कि आपने पूरा डिलीवरी किया है और आप पूरा डिलीवरी करेंगे, ये नहीं माना जाएगा। सेक्शन 34 डील्स विद बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। बायर को अप्लाई करना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, बोलना पड़ेगा कि आप मुझे डिलीवरी कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डिलीवरी होगा। बायर को मुंह खोल के बताना पड़ेगा कि हे दिस इज़ नॉट लीगल सलोनी, दिस इज़ बायर एंड प्लीज़ सेंड मी द डिलीवरी ऑफ माई गुड्स। तभी सेलर क्या है, बाउंड है उसको डिलीवरी करने के लिए, उसको अपना बताना पड़ेगा। सेक्शन 36 क्या है, रूल्स एज टू डिलीवरी। अब इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेक्शन में जब सीधा टाइटल के बाद नंबर्स हो तो उसको सब सेक्शंस बोलते हैं। तो दीज आर सब सेक्शंस। नाउ आई एम इम्प्रूव्ड इन राइटिंग with cursor. Subsection. So in subsection 1, to take possession of goods or to send goods is depend on the contract between the parties. क्या पोजीशन लेना है और सामान को कैसे भेजना है, ये सब जो है वो पार्टीज़ पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग ये देख लिए कि ये डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज़। और सोल्ड goods sold to be delivered at place at the time of sale and goods to be sold at place where agreement to sell happened। जो goods sold हो चुका है उसको डिलीवर करना है तो वहाँ डिलीवर कीजिए जहाँ पे आप सेल के समय, बिक्री के समय, बात करने समय थे। लेकिन अगर आप अग्रीमेंट अभी किए हैं, सोल्ड होना है, सोल्ड अभी नहीं हुआ है, तो
आप वहाँ पे सोल कीजिए, मतलब वहाँ पे आप डिलीवरी कीजिए जहाँ पे सामान बना है, या फिर जहाँ पे अग्रीमेंट टू सेल हुआ था उस जगह पे आप कीजिए। जहाँ क्या है, दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने में दिक्कत हो सकता है। अगर गुड्स बिक चुका है तो वो वहाँ डिलीवरी होगा जहाँ पे उसका बिकने का बात हो रहा था, और अगर गुड्स नहीं बिका है, बस बात हुआ है कि बिकेगा, अग्रीमेंट टू सेल हुआ है, बस फ्यूचर में बिकेगा, तो वो वहाँ पे आपको डिलीवरी करना है जहाँ पे बातचीत हुआ है, या फिर जहाँ पे मेरा जो गुड्स है वो बनेगा। Now, when no time is fixed to send goods, then seller shall send in reasonable time. जब टाइम फिक्स नहीं हो कि कब भेजना है तो रिजनेबल टाइम में भेजो। ये सब तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी देन ही शैल एक्नॉलेज टू द बायर। अगर गुड जो है वो थर्ड पार्टी के पोजेशन में है तो थर्ड पार्टी को ये बताना होगा बायर को कि भाई मेरे हाथ में पूरा पोजेशन है गुड्स का, तभी यहाँ पे सही चीज़ होगा। ये सब डिलीवरी के गुड्स हैं, डिलीवरी ऐसे ही नहीं हो जाएगी, आपको बताना पड़ेगा थर्ड पार्टी को कि हाँ मेरे हाथ में सामान है, मेरे पास गुड्स है। डिमांड डिलीवरी शैल बी, यहाँ गुड्स होगा, डिमांड ऑफ गुड्स डिलीवरी शैल बी विद इन रिजनेबल आवर। अच्छा, डिलीवरी का डिमांड भी आपको रिजनेबल ही टाइम में करना है, ऐसे ही नहीं कि कभी भी कर दिए, रात में 12 बजे नहीं करना है। एक्सपेंस टू पुट गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट शैल बी बॉन्ड बाय सेलर। और जो भी आपको गुड्स को डिलीवर स्टेट में लाने में खर्चा हुआ है वो आपको सेलर को ही देना होगा। जैसे कि हम लोग पॉलीथीन में हम लोग सामान लेते हैं तो वो पॉलीथीन जो है वो किसको देना है, वो हमारे भाई साहब सेलर भाई साहब को देना है। लेकिन वो हम लोग से पैसा लेता है, बहुत सारे मॉल्स जो हैं जो हम लोग से पैसा लेते हैं सामान देने के लिए। तो हुआ एक नया जजमेंट आया है कि अगर जो भी कैरी बैग है उसमें आपका कोई लोगो लगा हुआ है कुछ भी, तो फिर वो आप उसका चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि आप तो उसका ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी लोगो नहीं लगा हुआ है, वो एक नॉर्मल सा कैरी बैग है, तो आपको उसका चार्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका चार्ज ले सकते हैं जो उसका आपको कॉस्ट लग रहा है। सेक्शन 37 डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अगर कभी ऐसा हो कि जो आपने डिलीवरी मांगा था सामान का उससे कम सामान आ गया तो आप क्या करेंगे, तो बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है या फिर रिटेन कर सकता है। अगर रिटेन करेगा तो पे करना होगा। अगर ऐसा हुआ कि गुड्स आपने ख़रीदा लेकिन वो ज़्यादा आ गया तो आपको जितना रखना है आप उतना रखिए, बाकी एक्स्ट्रा रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर आप पूरा ही रख लीजिए, लेकिन पूरा रखिएगा तो पे करना पड़ेगा, या फिर पूरा ही रिजेक्ट कर दीजिए। 3 ऑप्शन आपके पास है, या तो आपके पास जितना है ज़रूरत उतना रखिए बाकी रिजेक्ट कीजिए, या फिर पूरा एक्सेप्ट किए तो पूरा पे कीजिए, या फिर पूरा ही रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके मन मर्जी से हुआ नहीं है चीज़ें। गुड्स कॉन्ट्रैक्टेड मिक्सड विद गुड्स एट डिफरेंट डिस्क्रिप्शन। अगर ऐसा हुआ कि आपने सामान खरीदा और वो जो है वो डिफरेंट चीज़ों से मिलके आपको आ गया, जैसे हम लोग बहुत सारे मिंत्रा वगैरह से भी सामान खरीदते हैं तो ऐसा हो जाता है कि वो मिक्स होकर दूसरी चीज़ों के साथ भी आ जाता है, तो बायर जो है वो रिजेक्ट कर सकता है डिफरेंट गुड्स को और अपना जो भी गुड्स उसको चाहिए था वो रख सकता है, या फिर वो पूरा ही रिजेक्ट भी कर सकता है। दीज प्रोविजन सब्जेक्ट टू, और ये सारे जो प्रोविजन अभी पढ़ाए गए हैं ये सब्जेक्ट टू है यूजेस ऑफ ट्रेड, स्पेशल अग्रीमेंट और डील। अब डील पार्टी के बीच में क्या हुआ है, अगर अग्रीमेंट ही में वो लिखा रहेगा कि नहीं अगर एक्स्ट्रा गुड जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये सब तो अलग बात हो गया। तो अगर डील हो चुका है तो फिर अलग तरीके से ट्रीट होगा, कोई स्पेशल अग्रीमेंट हुआ है तो अलग तरीके से ट्रीट होगा, और अगर आपका जो यूजेस ऑफ ट्रेड है यानी कि आपका जो व्यापार करने का तरीका है वो अगर अलग है या उसमें कुछ खास बात है तो उसके हिसाब से होगा। नाउ सेक्शन 38 इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज। नाम ही है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, यानी डिलीवरी कैसे होगा, तोड़ तोड़ के होगा, पार्ट बाय पार्ट होगा। बायर जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेगा इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, ये कोई बाउंड नहीं है कि आपको हम दे रहे हैं ना आधा आधा एसी का पार्ट्स पहुंचा रहे हैं तो ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। अगर 10 एसी मांगे और 4 एसी दे रहा है, फिर 4 एसी कुछ देर बाद दे रहा है, फिर वैसे तो बायर जो है ये बाउंड नहीं है इस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, अगर बायर एक्सेप्ट कर लेता है तो बात अलग है। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया कि हाँ ठीक है आप हमको 4 एसी इस दिन देना, 4 एसी उस दिन देना, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में अगर वो एग्रीमेंट कर चुका है तो क्या होगा, तो वो उसके लिए पे करेगा अलग से, ये भी पे अलग से करेगा, जैसे सब आएगा वैसे सब पे करेगा। और अगर सेलर जो है वो नहीं देता है डिलीवरी,
मान लीजिए एक डिलीवरी देने के बाद बाकी ऐसी नहीं देता है, या डिफेक्टिव दे देता है, या बायर जो है मना कर देता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये क्वेश्चन ऑफ केस है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा का पूरा टूट जाएगा या फिर कंपनसेशन क्लेम होगा और नहीं टूटेगा। ये सारा जो मतलब पैसा मांगना है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही निगलेक्ट हो जाएगा, वो सब चीज़ जो है ये क्वेश्चन ऑफ ईच केस है, वो हर केस पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या समझे कि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी जो है वो बायर बाउंड नहीं है, कोई इस पर आप नहीं बना सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। नाउ सेकेंड सेक्शन 39 डील्स विद डिलीवरी टू कैरियर और वॉर फिंगर। जो भी आपका आदमी है जो कि आपका सब सामान को ले रहा है, कैरियर है, तो आपको उसके साथ क्या करना है? ऑथराइज कर लेना है। आपको उसके साथ आप नहीं, सॉरी, सेलर जो है वो ऑथराइज्ड है डिलीवरी बायर को करे, कैरियर को करे या फिर वॉर फिंगर को करे, गोदाम वाले को कर दे, आपका जो कैरियर है जो जिसको आप पॉइंट किए कि मेरा सामान ले लेना, या खुद किसी को भी वो सामान डिलीवर कर सकता है। लेकिन अगर वो कैरियर को कर रहा है या वॉर फिंगर को कर रहा है तो उसको उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेना होगा ताकि कोई भी लॉस हो तो दिक्कत ना हो। नहीं तो अगर वो नहीं करता है, सेलर जो है वो ओमिट कर देता है, नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट इन दो लोगों से, और कोई भी गुड्स का लॉस या डैमेज हो जाता है रास्ता में या फिर इन्हीं लोगों के पास कस्टडी में, तो फिर क्या होगा? बायर जो है वो डैमेज मांग लेगा और मना कर देगा कि नहीं भाई हमको तो कोई डिलीवरी मिला ही नहीं था। मतलब बायर जो है वो पलट जाएगा और आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके जो पर्सन से आपने अग्रीमेंट किया ही नहीं है। तो पेपर वर्क कर लेना थोड़ा ज़रूरी होता है कि हाँ भाई हम तुम्हारे पर्सन को देने वाले हैं, और उससे भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अनलेस अग्रीड गुड्स डिलीवरी बाय सी रूट। अब अगर कभी ऐसा हो कि डिलीवरी जो हो रहा है वो सी रूट के द्वारा हो रहा है, समुद्र तट से हो रहा है, और अगर ऐसा हो कि वो बहुत डेंजरस हो, तो सेलर को क्या करना होगा? बायर को इन्फॉर्म करना होगा। अगर वो फेल हो जाता है तो गुड्स जो है वो क्या है? उसी के रिस्क पे है, ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होगा? गुड्स जो है वो गुड्स एट हिज रिस्क, उसके रिस्क पे रहेगा। लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 40, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है कि अगर सेलर बोलता है कि नहीं नहीं हम तुम्हारे कहे भाई जगह पे नहीं, हम दूसरे जगह पे सामान भेज रहे हैं और अपने रिस्क पे भेज रहे हैं, और अगर ऐसा हो कि सामान जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाए, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? होना तो चाहिए सेलर को, लेकिन होगा कौन? बायर होगा, बायर होगा। नाउ सेक्शन 41 बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत इजी है, बायर के पास राइट है कि वो एग्जामिन करे गुड्स को अगर वो नहीं एग्जामिन किया है, और अगर उसको आप एग्जामिन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दीजिएगा तो फिर वो आप पे डैमेज क्लेम कर देगा, कुछ आप पे केस कर देगा। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बायर ही इज़ बाउंड टू गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन। उसको आपको देना होगा, सेलर को सेलर बाउंडेड है, उसको आपको देना पड़ेगा रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस, ये लास्ट हम लोगों का है, तीनों पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? तो जब बायर गुड को एक्सेप्ट कर ले तो उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। लेकिन कब? 3 तरीके से हो सकता है, या तो वो डायरेक्टली मुंह खोल के बता दे कि हाँ हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, इन्फॉर्म कर ले, या फिर वो रिजनेबल टाइम ख़त्म होने के बाद भी सामान को रखे हुए रहे और रिजेक्शन नहीं बताए कि हम रिजेक्ट कर दिए हैं, मतलब चुपचाप अपने सामान रखे रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि तुम एक्सेप्ट कर लिए हो। एक्ट इनकन्सिस्टेंट टू द ओनरशिप ऑफ द सेलर, और ऐसा कोई भी काम करने लग जाए जो कि सेलर के ओनरशिप के अगेंस्ट हो, मतलब बेचने लग जाए, तो इसका मतलब है कि तुम एक्सेप्ट कर लिए हो। सेक्शन 43 कहता है बायर, यहाँ पे यू होगा, आप लोग समझदार हैं, बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्ट गुड्स व्हेन गुड्स डिलीवर्ड रिफ्यूज्ड बाय बायर। कभी ऐसा हो सकता है कि गुड्स जो है वो डिलीवरी हो रहा है और बायर मना कर दे, और तो फिर क्या होगा? तो वो उसको रिटर्न करने के लिए बाउंड नहीं है। हमने कोई सामान खरीदा और हम रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि मिंत्रा का सामान हम लोग मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिटर्न मार देते हैं, तो कौन? हम ही लोग जाके पहुंचाते हैं कि उसका एक रिटर्निंग बॉय आता है, तो वो रिटर्निंग बॉय हमारा क्या कर देता है? सामान को लेके जाता है। सेक्शन 44 क्या है? लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग। अब अगर आप निगलेक्ट कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सेलर जो है वो आपको डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट कर चुका था, फिर भी आप मना कर रहे हैं, तो भैया आपको लॉस और चार्ज तो देना पड़ेगा। सामान रखने का जो भी पैसा खर्च हुआ है कस्टडी में रखने का, वो भी देना पड़ेगा, और साथ ही साथ लॉस भी देना पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर
chapter 4. There is 5, 6 and 7. 3 more chapters to complete and our Soga, let me write so that I can write more easily in coming days. सोगा जो है हमारा कब आया था 1930 में। ये जो हमारा भाई साहब सोगा भाई साहब हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे फैमिली लॉ भी। फैमिली लॉ भी कल परसों से शुरू ही हो जाएगा। हिंदू लॉ, सक्सेशन वगैरह है, अडॉप्शन है, मैरिज है, मज़ा आएगा हिंदू लॉ पढ़ने में। तो सोगा जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा 3 और चैप्टर के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सलोनी। प्लीज़ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।